पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सराफा व्यापारी सुनील कांकरिया हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। कमलनाथ सरकार पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने लगाए भेदभाव के आरोप। केंद्रीय बजट पर वर्ग की अलग अलग प्रतिक्रिया। लामता महाविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। रामपायली में नाबालिग से छेड़छाड़ कर आरोपी फरार। मारुति स्कूटी की टक्कर से घायल नागपुर रेफर। बस मोटरसाइकिल में टक्कर से एक घायल। और छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा। और अब खबरें विस्तार से। चलिए जिले के एक ऐसे अनोखे महाविद्यालय के बारे में आपको बताते हैं जिसकी हर एक बात सुनकर आपकी भौहें तन जाएगी। आपको आश्चर्य होगा कि प्रदेश शासन ऐसे भी महाविद्यालय संचालित करती है या फिर छात्रों के भविष्य के साथ मजाक करती है। बालाघाट तहसील के वनांचल क्षेत्र लामता में महाविद्यालय की मांग वर्षों पुरानी थी, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने जुलाई 2018 में आधिकारिक तौर पर महाविद्यालय की शुरुआत कर दी। लेकिन यह महाविद्यालय अब छात्रों और यहां पर सेवाएं देने वाले शिक्षक और स्टाफ के लिए परेशानियों का सबब बनते जा रहा है। चलिए बात करें लामता महाविद्यालय की। पंचायत के हाई स्कूल के 3 कमरे में यह महाविद्यालय संचालित हो रहा है, जिसमें एक कमरे में शिक्षक स्टाफ बैठता है। बचे हुए 2 कमरों में आगामी दिनों में 8 कक्षाएं संचालित होगी। कक्षाएं कैसे लगाई जाएगी यह तो पता नहीं। महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, बीएससी गणित, बायो और कंप्यूटर साइंस प्रथम और द्वितीय वर्ष की पढ़ाई शुरू होगी। बड़ी विडंबना यह है कि महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस कोर्स संचालित हो रहा है, लेकिन इसके लिए एक भी कंप्यूटर सिस्टम नहीं लगाया गया है। लैब तो दूर की बात है। महाविद्यालय को खुले अभी 12 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस दौरान 6 प्राचार्य बदल गए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बताता है। मध्य प्रदेश शासन लामता महाविद्यालय के लिए 44 पद स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 19 सहायक प्राध्यापक, 1 प्राचार्य, 1 क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल, 4 बाबू, 6 लैब असिस्टेंट और 6 लैब टेक्नीशियन, 3 चौकीदार, 1 स्वीपर और 1 भृत्य के पद स्वीकृत किए हैं। इस विषय पर जब परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक रामकिशोर कावरे से पद्मेश न्यूज ने चर्चा की तो उन्होंने बताया एक दिन पहले ही उन्होंने महाविद्यालय का निरीक्षण किया है और वहां पाई जाने वाली कमियों के विषय में मध्य प्रदेश शासन को जल्द ही जानकारी दी जाएगी। लामता कॉलेज की स्थिति को मैंने देखा। लामता कॉलेज में जो हमारे स्टाफ हैं वो कम थे, आए नहीं थे। उसको भी मैं ठीक करने के लिए वहाँ पर उनको बोल कर आया। और जो वहाँ की मूलभूत समस्या थी, अभी हमने ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए परसों बैठक रखे हैं। ज़मीन उपलब्ध करा देंगे और सरकार से हम मांग करेंगे कि हमको बिल्डिंग दे दें, तो बिल्डिंग जल्दी बन जाएगी तो हमारे बच्चों को वहाँ पर राहत मिलेगी। देखिए वहाँ पर बच्चों की समस्या भी, बैठने की समस्या आ रही है। हम उसके लिए बिल्डिंग की मांग कर रहे हैं। और हमारे वहाँ पर तत्कालीन व्यवस्था के लिए हमने वहाँ के जो हायर सेकेंडरी के प्राचार्य हैं उनसे कहा कि आपके पास अगर अतिरिक्त कक्षा हो तो हमारे बच्चों के लिए दो, तो उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। लेकिन वहाँ पर मूल समस्या 1 साल से कॉलेज है। हमारा पीजी कॉलेज से संचालित होता है, लेकिन पीजी कॉलेज का हमारा जो प्रचार है उसको जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए। वहाँ पे है ही नहीं टॉयलेट की व्यवस्था। उस टॉयलेट की व्यवस्था को हम ठीक करने के लिए आज मैंने प्राचार्य से भी बात किया हूँ कि अतिशीघ्र उसके टॉयलेट की व्यवस्था करें। वहाँ पर पानी की समस्या थी हमारे बच्चों के पानी के लिए। मैंने पीएचई को कहा है, पीएचई विभाग के अधिकारी को कहा कि वहाँ हेडपम्प खनन करें, वहाँ पर टंकी लगा के व्यवस्था करके। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि शासन की व्यवस्था के अनुसार लामता कॉलेज में स्टाफ मुहैया करवाया जा रहा है और सभी विषयों पर पत्राचार चल रहा है। पिछला साल कॉलेज खुला है तो स्कूल के 3 रूम्स हमको मिले थे, जिसमें फर्स्ट ईयर की क्लासेस लग रही थी। इस साल सेकेंड ईयर और हो गया। तो अभी हमारे जो वहाँ साथी हैं इसी कॉलेज से डिप्लॉयमेंट पे गए हैं, उन्होंने वहाँ के प्राचार्य से बात की तो वो और माननीय विधायक महोदय माननीय कावरे जी, उनसे भी मेरी आज दूरभाष पर चर्चा हुई। तो उन्होंने वहाँ स्कूल से 3 कमरे दिलाने का हमको आश्वासन दिया है। तो इस वर्ष की समस्या तो मतलब ऐसी बड़ी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि फर्नीचर का आवंटन आया तो फर्नीचर की खरीदी हो रही है और दूसरे सामग्रियों के लिए भी पैसा आया है। एक छोटा टॉयलेट भी वहाँ बनाया जाना है। तो हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि जितनी अधिक अच्छी सुविधाएँ दी जा सके
कमी इसलिए कि जितने पद शासन ने दिए हैं उन पर अतिथि विद्वान तो काम कर रहे हैं, और अतिथि विद्वानों को इस बार चूँकि 3 वर्ष के लिए कर दिया है पिछले साल से, तो जो पिछले वर्ष कर रहे थे वो इस साल भी कर रहे हैं और अगले साल भी करेंगे, और वो पूरे समय रहे हैं, उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की है। तो जो पहले था कि अब गेस्ट फैकल्टी है और इतने दिन के लिए बाहर हो गए, तो अवकाश को छोड़कर गेस्ट फैकल्टी पूरे वर्ष भर और पूरे दिन उनके साथ अब घंटों की सीमा भी समाप्त हो गई है, वो नियमित प्राध्यापकों की भांति कार्य कर। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बिजली के लिए किसानों को खून के आंसू रुलाया जा रहा है। इस बात की बानगी यह है कि सिंचाई के लिए रात्रि के समय बिजली प्रदाय की जा रही है, वह भी अघोषित कटौती के साथ। बारिश के दिनों में खुले आसमान के नीचे किसानों के लिए सिंचाई करना अब बेहद ही मुश्किल का काम हो रहा है। किसान संतलाल बनोटे बताते हैं कि शासन 10 घंटा बिजली तो दे रहा है, लेकिन वह भी रात के समय में, जिस कारण पूरी रात किसानों को खेत में जागना पड़ रहा है। इस पर भी अघोषित कटौती की जा रही है, जो परेशानियों का कारण बन गया है। समस्या ऐसी है भैया, अपने को 10 घंटा लाइट मिल रही है, लेकिन रात में 10 बजे रात में लाइट दे रहे हैं। अब खेत में हमारा 1.5 किलोमीटर दूर है, कैसे कैसे कीचड़ से जाए। हमको सुबह से समझ लो 10 घंटा जब तक के होता है उतने ही लाइट दे, हम ज़्यादा भी नहीं मांग रहे हैं। पहले तो समझ लो 2 साल के पहले समझ लो 24 घंटा मिलती थी, इसके पहले समझ लो 2 पार्ट में देते थे, रात में 4 घंटा, दिन में 6 घंटा। और अभी तो रात में देते हैं कि नहीं देते ये पता ही नहीं चलता, मोटर चालू होती ही नहीं है भैया। ये परेशानी है, 6 महीने से यही नाटक चल रही है। हमारी खार नहीं पड़ रही है, जो हमने खार भरे हैं वो खार नहीं पड़ रही भैया। बस यही निवेदन है हमारा। हमारे यहाँ से कम 25-30 किसान हैं बस, बाकी सब 24 घंटे में। ऐसे ही कुछ परेशानी कृषक जितेंद्र कुमार इल्लारे बताते हैं कि रात्रि के दौरान सिंचाई के लिए बिजली दी जा रही है, तो किसान घर में सोए या फिर रात भर खेतों में जाकर सिंचाई करे या फिर दिन में खेत में काम करे, यह भी बड़ी परेशानी है। शासन को इस विषय पर विचार करना चाहिए। जिसका 8 घंटे में था उसने बस्ती से कनेक्शन लिजा लिया 24 घंटे के लिए, 2 आस पार किए, तो अपनी 3 आस पार किए मोटर, 8 घंटे रात में लाइट दे रहा है 10 बजे। रात में हम लोग सोएंगे क्या, मोटर के पास बैठे रहेंगे, उसमें भी काट के दे रहा है, कभी दे रहा है कभी दे रहा, कभी 2 घंटे चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? वही सबको 8 घंटे चाहिए दिन में। किसानों के द्वारा हमें परेशानी बताई गई कि बिजली सिंचाई के लिए रात्रि में दी जा रही है, जिस कारण बहुत अधिक परेशानी हो रही है। हम इस विषय पर जल्द ही मध्य प्रदेश शासन का ध्यानाकर्षण करवाए जाएंगे। होना ही नहीं, रात में अपन रेगुलर चाहते हैं कि सुबह जैसे प्रारंभ करते, सुबह कितने बजे देते हैं अपने को, जैसे दे दो जितना भी 8 घंटा होगा उतना ही चाहिए अपने को। नियम सरकार का दे रहा है, अरे हाल क्या होगा, लेकिन नियम जो बन गया सरकार का, हम उसको मानने को तैयार है, लेकिन अपने को दिन में लाइट होना भैया। आप इतने कुरसोड़ी के किसान लोगों से हमारी चर्चा हुई और उन्होंने हमारे सामने मांग रखी कि भैया हमारे कुल रात में बिजली लाइट देते हैं खेती के लिए, और रात में हमारे को दिक्कत होती है, 1.5 किलोमीटर दूर हमारा खेत है, तो हमको अगर दिन में सुबह के समय अगर हमको जो शासन के नियम के अनुसार फीडर सेपरेशन से अलग है 10 घंटे जो किसानों को लाइट दे रहे हैं, यदि वो 10 घंटे भी हमको देते हैं लाइट, लेकिन वो दिन में देंगे हमारे को सुविधा होगी। रात में अंधेरे में जाते हैं तो कभी सांप बिच्छू इसके काटने के डर रहते हैं, और रात के अंधेरे में सर्पों का ज़्यादा डर है, कहीं पैर में डस ले तो जान चले जाएगी। ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने हमसे मांग किया है कि आप बिजली विभाग से बात करके हमको अगर सुबह दे दें, ये व्यवस्था कर दें तो ठीक होगा। मैं निश्चित रूप से अभी उनके अधिकारियों से, बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करूँगा, और सुबह के टाइम हमारे किसान को अगर उनकी मंशा अनुसार अगर बिजली मिल जाए तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। और मैं चाहूँगा किसान उनसे बात करूँगा बिजली विभाग के अधिकारियों से कि हमारे किसानों को दिन में लाइट दें। मध्य प्रदेश शासन की नई योजना के तहत 500 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के तहत शामिल किया गया है, जिसमें से जिले के 50 स्कूलों का चयन किया गया है। मूलभूत सुविधाओं के आधार पर ऐसे स्कूलों का चयन किया गया है जिसमें आगामी दिनों में सीबीएसई पैटर्न सहित अन्यत्र किसी शिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। लिंगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य नीलय एडे बताते हैं कि उनके स्कूल का चयन स्मार्ट स्कूल के तहत किया गया है, जिसमें विभिन्न योजनाएं संचालित की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है कि मध्य प्रदेश के 500 स्कूलों को जो है स्मार्ट विद्यालय का स्तर देते हुए उनका उन्नयन किया जाना है। उसमें मूलभूत संरचनाएं, सुविधाएं, शिक्षण व्यवस्था सीबीएसई पैटर्न पर होगी। इसके तहत चयन किया गया है, जिसमें बालाघाट जिले में 50 विद्यालयों का चयन किया गया है। तो उन 50 विद्यालयों में हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिंगा का भी चयन किया गया है, इसकी दर्ज संख्या के आधार पर।
मूलभूत सुविधाओं के आधार पर संसाधन और एवं परीक्षा परिणाम विगत 2 वर्षों का हमारा परीक्षा परिणाम जो है 85 से ऊपर ही रहा है और इस वर्ष 92% जो है विद्यालय का परीक्षा परिणाम रहा है। और इसी गुणवत्ता, बढ़ती हुई गुणवत्ता को देखते हुए हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिंगा का चयन स्मार्ट विद्यालय के रूप में किया गया है। अभी आदेश वर्तमान में नहीं आए हैं। स्मार्ट विद्यालय की जो सुविधाएं हैं वो हमारे भी विद्यालय को प्राप्त होगी और हमारा विद्यालय एक बालाघाट में एक उच्च कोटि का विद्यालय साबित होगा। शिक्षा विभाग के डीपीसी पीके अंगूरे बताते हैं कि 50 स्कूलों का चयन स्मार्ट स्कूल के लिए किया गया है। उसके चयन की प्रक्रिया दक्षता उन्नयन में राज्य स्तर पर पूर्व में चिन्हित हुए है, उसी आधार पर जिले को सम्मान मिला है। 50 स्कूल आए हैं, एक्चुअली दक्षता उन्नयन में जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर गोल्ड के रूप में चिन्हांकित हुए हैं और उसी आधार पर जिले को सम्मान मिला है। और जहाँ तक स्मार्ट क्लास की बात है तो स्मार्ट क्लास के लिए हम स्कूलों से, जो माध्यमिक शाला हैं वहाँ से हम राशि की जानकारी ले रहे हैं। यदि शाला के पास उपलब्ध मद पर्याप्त होगा तो उस आधार पे हम वहाँ पे स्मार्ट क्लास खोल रहे हैं। सर, क्या सुविधाएं मिलेगी स्मार्ट स्कूल में? स्मार्ट क्लास में बच्चों को जो विषय वस्तु है वो वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। वाला फ्रेम में हमने जो बेसलाइन टेस्ट, इनलाइन टेस्ट किया था उसमें अच्छा प्रदर्शन करने ने जिनकी प्रगति अच्छी रही है उन शालाओं में राज्य स्तर पर 50 शालाओं को चयनित किया गया है। शुक्रवार को वारासुनी से 7 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत डोंगरगांव टर्निंग पॉइंट पर दोपहर 12 बजे बस का धक्का लगने से बाइक सवार भिंडारा निवासी 50 वर्षीय सेवकराम पिता राजाराम दशहरे व 38 वर्षीय तीरथ पिता पियालाल अठराए घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस वारासुनी से मेंढकी की ओर जा रही थी और बाइक सवार डोंगरमाली भिंडारा से वारासुनी की ओर आ रहे थे, जिन्हें डोंगरगांव टर्निंग पर बस के पीछे के हिस्से से बाइक चालक के कंधे पर धक्का लग गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई, जिससे बाइक चालक व सवार घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों के द्वारा वारासुनी लाकर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार जारी है। क्या हम लोग आ रहे थे, वो स्लिप मारी गाड़ी, बस से जा रही थी, टर्न मारी गाड़ी ने, हम लोग उधर से आ रहे थे, मतलब तो पीछे का भाग कंधे को लग गया। पीछे की बस था, हाँ कीचड़ था ना बाजू में रोड पे, तो वो क्या टायर रोड पे होते, हम थोड़ा नीचे उतर वैसे स्लिप मार दी गाड़ी, तो ये कंधे को टकरा गई। कंधे को बस लगी तो गाड़ी टकरा गई, गाड़ी स्लिप हो गई थी गाड़ी, तो कंधे को लगी तो हम गिरे इधर। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? डोंगरमाली भिंडारा से नहीं वाराणसी आ रहे थे, मतलब वो समूह वगैरह का एक्सीडेंट कहाँ? शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए तमाम तरह तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन नगर के शासकीय नवीन बोर्ड गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षों की कमी की वजह से छात्राओं को बरामदे में बैठकर अध्ययन करना पड़ रहा है। स्कूल के वरिष्ठ शिक्षकों की माने तो शासन स्तर पर नए भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्राओं को इस शैक्षणिक सत्र में बरामदे में ही रहकर अध्ययन करना पड़ेगा। इस संदर्भ में स्कूल की प्रभारी प्राचार्य पूर्णा वर्मा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, अभी नई स्कूल बन रही है ना, इसलिए बाहर क्लासेस ज़्यादा नहीं है इसलिए। अच्छा, यहाँ पर जो बिल्डिंग बन रही है कब से बन रही है? सर अभी कुछ महीने से। यानी बन नहीं पाई है अभी? यस सर, अभी बरसात का काम चल रहा है ना, बरसात मतलब है। तो आपको क्या लगता है इस सत्र भी आपको बाहर ही रह के पढ़ना पड़ेगा? सर नहीं, वैसी बात नहीं है, अभी 6 मंथ में ये खड़ी हो जाएगी बिल्कुल। इसमें भी हमारे पास कक्षकों का अभाव है, अभी 3 कक्षक हैं मात्र, और 9th से लेकर 12th तक की क्लासेस यहाँ लग रही हैं। तो 9th और 10th हम सुबह प्रातः पाली में लगा रहे हैं और 11th 12th जो है वो 12 बजे से 5 बजे तक। अभी वर्तमान में 11th 12th और सभी कक्षाओं के छात्र मिला के कितने छात्र हैं? टोटल स्टूडेंट 9th से 12th तक के हमारे पास 330 बच्चे हैं। अच्छा, किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं? जैसे बारिश है और काफ़ी बारिश है, वही है कि अभी हमको जो दोपहर की पाली, क्योंकि 11th और 12th की 3 फैकल्टी है, तो हमें बरामदे में लगाना पड़ रहा है क्लास। कितनी कक्षाएं? 3 कक्षाएं जो हैं, 2 कॉमर्स की और 1 साइंस, 11th साइंस को हम बाहर लगा रहे हैं बरामदे में। शुक्रवार को जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त मुहिम के तहत गुजरी चौक से बैयर रोड सब्जी मंडी में अतिक्रमण कार्रवाई चलाई गई। नगर पालिका के द्वारा पहली बार अतिक्रमण हटाए जाने पर 500, दूसरी बार 1000 और तीसरी बार 2000 और उसके बाद बार बार सामान बाहर निकालने वालों पर 5000 रुपए तक की कार्रवाई की जा रही है। जो आम जन में
लोकसभा चुनाव की तर्ज पर आने वाले नगरपालिका चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली कड़ी युवाओं को सदस्य बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को प्रेस से चर्चा करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने 6 जुलाई से चलाए जाने वाले भाजपा सदस्यता अभियान की जानकारी दी कि पूरे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान का श्री गणेश 6 जुलाई से कर रही है। संभवतः इसका लॉन्चिंग जो टोल नंबर है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस से करेंगे, वाराणसी से वो शुरुआत करेंगे। अमित भाई शाह, जगत प्रसाद जी नड्डा, राजनाथ सिंह जी, ये अलग अलग स्थानों से कल इसका लॉन्चिंग होगी। जो नंबर है कल हम सदस्यता अभियान को जो बड़े उत्साह के साथ में, जैसा देश की जनता ने हमें जनादेश दिया है, कहाँ नहीं और वोट दिया है, जितना हमें अपेक्षा थी उससे ज़्यादा दिया है। मैं कह सकता हूँ गाँव की भाषा में छप्पड़ फाड़ के दिया है। तो जिस जनता ने हमको इतना इसलिए प्यार दिया, उसके लिए सभी क्षेत्रों में हम अकेले सदस्यता क्यों, आर्थिक संपन्नता में, बौद्धिक विकास में, राज्य के और राष्ट्र के निर्माण में, न्यू इंडिया के निर्माण में जो बन सकेगा भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसीलिए हम सदस्यता के माध्यम से उन परिवारों और घरों तक जुड़ना चाहते हैं, विचारधारा से उनको जोड़ना चाहते हैं, एकात्म मानववाद के सिद्धांत से उनको जोड़ना चाहते हैं, अखंड भारत की कल्पना। पड़ोसी जिले सिवनी में झमाझम बारिश होने से वैनगंगा नदी का जलस्तर 24 घंटे में अचानक ही बढ़ गया। कल रात सूखी हुई वैनगंगा आज दोनों किनारे पानी का बहाव चल रहा है। निश्चित ही खबर जिले वासियों के लिए बड़ी सुखद है। और वहीं दूसरी ओर 2 महीने से लगातार पानी के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे नगर पालिका के लिए यह खबर भी राहत वाली है। महीनों बाद नगर पालिका ने 2 समय जल प्रदाय फिर से शुरू कर दिया है। गंगानगर निवासी नाथुराम सोनेवा ने बताते हैं कि बड़ा ही सुखद एहसास हुआ जब उन्होंने नदी में बढ़ा हुआ पानी दिखा। कल तक नदी सूखी हुई थी, उसे देखकर वे रोज चिंतित होते थे। बढ़िया अच्छा हरा भरा है, नदी में पानी आने से बढ़िया अच्छा महसूस हो रहा है, ठंडा भी मिल गया है। अब कुछ दिन पहले नदी सूख गई थी, उस समय क्या माहौल था? थोड़ा दिक्कत थी पानी आने की, एक टाइम पानी मिल रहा था, बड़ी दिक्कत थी, पर अभी थोड़ा राहत हो गया। कला फतक से सेवानिवृत्त अशोक सागर मिश्र नदी में जलस्तर बढ़ने को लेकर अपना सुखद अनुभव इस तरह से व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत राहत मिली है। देखिए पहले तो स्थिति ये हो गई थी कि लोगों को पानी के लिए यहाँ पर जो आज तक कभी इतनी ऐसी स्थिति नहीं आई, नदी सूख गई थी। यहाँ पर लोग पानी की बड़ी परेशानी थी और न नल आ रहे थे क्योंकि जलस्तर कम होने से नल की भी परेशानी थी। तो त्राही त्राही हो गई थी समझिए पूरे शहर में। आज स्थिति कम से कम ये पानी गिरने से अब बहुत राहत है, जलस्तर बहुत बढ़ गया है और अब बहुत सुकून है। नगर पालिका के फिल्टर प्लांट में कार्यरत कर्मचारी नरेंद्र बताते हैं कि नदी का जलस्तर बढ़ते ही जल प्रदाय की पूरी समस्या दूर हो चुकी है। 15 दिन पहले तो स्थिति ऐसी थी कि पानी बिल्कुल एक ही मोटर एक ही टाइम दे पाते थे। पानी नदी में पानी बिल्कुल नहीं था, पानी की बहुत समस्या थी, एक ही मोटर चल पाती थी, उसका भी एम्पियर बहुत कम होता था, मतलब पानी था ही नहीं, पानी पूरा टोटल खाली हो गया था। जो किनारे किनारे में जो बच गया था पानी वही पानी भर दे पाते थे। और अभी की स्थिति तो ऐसी है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है पानी की, अब दोनों टाइम सप्लाई दे रहे हैं, दोनों टाइम सप्लाई दे सकते हैं। अभी पानी भरपूर है, अभी पानी आ गया है। ऊपर का पानी जो छूटा हुआ था छोड़े, ऊपर में ज़्यादा बारिश हुई है ऊपर में, इसलिए इधर पे पानी बढ़ गया है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है, दोनों मोटर चल रही, दोनों टाइम सप्लाई भी दे रहे हैं। शहर के सबसे पुराने स्कूलों में शामिल नवीन बोर्ड स्कूल समय के साथ साथ अपनी पहचान और अपनी इमारत दोनों ही खोता चला गया। नतीजा जल्द ही जिला प्रशासन इस भवन को पूरी तरह से जमींदोज कर देगा। शुक्रवार को तहसीलदार राम बापू देवांगन ने स्वयं नवीन बोर्ड स्कूल का निरीक्षण किया, उसके फोटोग्राफ्स लिए, जिसे कलेक्टर दीपक आर्य के समक्ष पेश कर इस भवन को गिराने की तैयारियां शुरू की जाएगी। हम लोग अभी यहाँ पर गुजरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग द्वारा ही बताया गया है कि नवीन बोर्ड जो प्राथमिक शाला है उसकी पुरानी बिल्डिंग बहुत जीर्ण है, और मैंने भी इसका अवलोकन किया है, निरीक्षण किया है, और ये पाया है कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और अगर जल्दी इसको डिमोलिश नहीं किया जाएगा यहाँ पर गंभीर दुर्घटना हो सकती है। और इस बारे में मैंने इसकी फोटोग्राफी भी की है और आज ही मैं अपनी एक रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को प्रेषित करूँगा और उनको व्यक्तिगत रूप से अवगत भी कराऊँगा कि बहुत जल्दी इस पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करें और यहाँ पर सुरक्षा की पर्याप्त
व्यवस्था हो, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं यहाँ पर किसी प्रकार का काम न कर सके। अंग्रेजीकरण के दौर में हिंदी शासकीय स्कूलों का दौर शहर के भीतर लगभग समाप्त होता दिखाई दे रहा है। इस बात की बानगी शहर का वह पुराना स्कूल जिसमें एडमिशन के लिए लंबी कतारें लगती थी, यहाँ पढ़ना बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन अब यहाँ कल की बात हो चुकी है। समय के साथ साथ शासन ने भी ऐसे शासकीय स्कूलों की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। नतीजा, मेन बोर्ड स्कूल जल्द ही गुजरे जमाने की बात हो जाएगा। जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर लालबरा रोड गर्रा बास डिपो के आगे मारुति कार अनियंत्रित होकर स्कूटी से जा टकराई। इस दुर्घटना में मारुति कार की जबरदस्त ठोकर से स्कूटी में सवार 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायल कमल हरि प्रसाद बनोटे 40 वर्ष, सुखचंद गणपत लीलारे 45 वर्ष, दोनों ग्राम बगदरा थाना ग्रामीण बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नागपुर रिफर कर दिया गया। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत आलेझरी में किसानों की समस्याओं को देखते हुए आलेझरी बड़ी नहर से सुविधा के लिए नहर से खेतों तक पानी लाने के लिए सीमेंट नाली का निर्माण किया गया था, लेकिन उक्त नाली किसानों के लिए समस्या बन गई है, क्योंकि नाली की गहराई खेत से नीचे होने के कारण नाली का पानी खेतों में नहीं आ पाएगा। साथ ही खेत का जमा पानी भी नाली में निकल जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त नाली को गहरी बनाया गया है जो खेत से नीचे है, जिससे खेत में पानी लाने के लिए भी पाइप नहीं दिया गया है और नाली में खेत के लिए जो पाइप लगाया गया है वो बहुत दूरी में लगाया गया है, जिससे उक्त नाली का पानी खेतों में आने के लिए बहुत समय लगेगा, जिससे दिक्कत होगी। इसमें पहला नुकसान तो ये है कि ये पार्ट जो बना है हमारी जमीन से गहरा बना है। दूसरी बात, अब जमीन ऊंची हो गई तो इसमें पानी नहीं जा पाएगा। तीसरी बात यह है कि इसमें कहीं ऐसा कोई छेद नहीं दिया गया जिससे खेतों में पानी जा सके। अब जब गहराई है पार्ट तो छेद तो क्या बनाएंगे ये लोग, वहाँ छेद बना ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि जहाँ वहाँ ये मिट्टी पड़ी हुई है पार्ट के किनारे में, ये मिट्टी सब पूरी नुकसानदायक है और कंक्रीट के पत्थर पड़े हुए हैं जो कीचड़ मचाने में तकलीफ करेंगे, पैरों को गड़ेंगे। किसान है, अगर पैर में गड़ गया, कुछ हो गया, नुकसान हो गया तो वो खेती छोड़ेगा अपना। नाली निर्माण कर नाली से निकलने वाली मिट्टी और निर्माण सामग्री को भी नहीं उठाया गया है, जो नाली किनारे स्थित किसानों के खेत में पड़ी हुई है और किसानों का काम बढ़ा रही है, जिससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये निकासी नहर जो बना है इसमें सिंचाई नहीं हो सकती और गहरा हो गया है। और क्या समस्या है? मट्टी पड़ी हुई है, सभी मट्टी उठना चाहिए। रेत पड़ी है, गिट्टी पड़ी है, लोहा पड़ा है, कंक्रीट के पत्थर पड़े हैं जहाँ कंक्रीट के पत्थर। नाली का सुधार कार्य किया जाए एवं नाली निर्माण का मलबा उठाया जाए, जिससे कि नाली का पानी सभी किसानों के खेतों में आ सके और किसान अपने पूरे खेत में फसल लगा सके। वारासिवनी नगर में वार्ड नंबर 5 बगीचे के पीछे स्थित रेलवे स्टेशन मार्ग की स्थिति जर्जर व अधूरे निर्माण से वार्ड वासियों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि लंबे समय से राहगीरों व वार्ड वासियों के द्वारा उक्त मार्ग के निर्माण की मांग की जा रही थी, जो नगर का बहुप्रतीक्षित मार्ग बन गया था। नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव लेकर स्वीकृत कराया गया था, जिसका निर्माण कार्य गत 4 माह पूर्व प्रारंभ हो गया था, जिसे देखकर वार्ड वासियों में हर्ष की लहर व्याप्त थी। लेकिन रोड ठेकेदार द्वारा रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन चौक तक ही उक्त मार्ग का निर्माण कर बीच में ही कार्य बंद कर दिया गया। अलग-अलग नहीं, मेरी अपनी बात ही ना। ये रोड देख रहे हैं आप कि पूरे रोड में गड्ढे बने हुए हैं और इसमें आना जाना इतना मुश्किल हो गया है, जबकि इसमें सैकड़ों यात्रीगण निकलते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच मार गए, इस तरफ बाजार को पहुंच मार गए, बस स्टैंड पहुंच मार गए। बहुप्रतीक्षित मांग थी यहाँ के वार्डवासियों की, जो पिछले साल स्वीकृत जरूर हुई। उसके बाद में बड़े प्रयासों के बाद में थोड़ा सा एक पार्ट उन्होंने किया है जो रेलवे स्टेशन से सामुदायिक भवन तक के बना है, वरना पिछले साल तो वहाँ पर भी जाना मुश्किल हो गया था कि ऑटो चलते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे चलते हैं और सैकड़ों यात्रियों का आवागमन यहाँ से होता है। इस प्रकार से पूरे दुर्घटना का स्थल बना हुआ है। वहाँ तक रोड मिली तो लोगों को सुकून मिला है, लेकिन उसके बाद में ये जो रोड है पानी की टंकी से लेकर भारील जी तक के और एसडीएम के बंगले से लेकर के वो अस्पताल के गेट तक के, इसका काम क्यों छोड़ के गए ठेकेदार ये समझ में नहीं आ रहा है। अब बरसात का समय लग गया और बरसात के समय में काम भी नहीं हो सकता, वैसी बेल लगा रहता है।
शासकीय कमला नेहरू कन्याशाला व एसडीएम के बंगले से लेकर वन विभाग कार्यालय से दीनदयाल चौक तक पहुंच मार्ग को अधूरा छोड़ दिया गया, जो पूर्व से और ज्यादा जर्जर हो गई है और वर्तमान में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे बरसात का पानी जमा हो रहा है, जिससे राहगीरों और वार्डवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सदैव बड़ा हादसा घटित होने की आशंका बनी रहती है। उक्त मार्ग से रोजाना सैकड़ों यात्री आना जाना करते हैं और साथ ही स्कूली छात्र छात्राएं भी शिक्षा अध्ययन करने के लिए उक्त मार्ग से रोज आना जाना करते हैं। अभी रोड की स्थिति बहुत ही खराब है, जहाँ तहाँ गड्ढे हैं और उधर चंदोरी वाली रोड तो बहुत ही खराब है। सर इस रोड पे अभी अपने निर्माण शुरू हो गया था बोलते, इस रोड का तो अभी क्या हुआ है उसका? नहीं देखा तो नहीं निर्माण, वो स्टेशन रोड पर हुआ था निर्माण, बस स्टेशन रोड का निर्माण हुआ, बाकी कोई रोड का निर्माण इधर कोई नहीं हुआ निर्माण। क्या लग रहा है आपको जो अधूरा छोड़ दिया गया निर्माण का? क्या मालूम क्यों छोड़ दिया इन्होंने अधूरा, जबकि पूरा करना चाहिए। इनका क्या राजनीति है कि क्या है? क्या मांग करते हैं आप नगर पालिका से? बिल्कुल रोड ठीक होना चाहिए, तो बहुत जल्दी ठीक होना चाहिए। बरसात के कीचड़ से स्कूल ड्रेस खराब होती है और कभी कभी गिरने से चोटिल भी होते हैं और वाहन चालक गड्ढों में सड़क ढूंढकर रोड पर गाड़ी चलाते हुए एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाते हैं, जिससे बड़ा हादसा घटित होने का अंदेशा बना होता है, जिस पर वार्डवासियों और राहगीरों ने रोड का जल्द निर्माण करने की मांग नगर पालिका प्रशासन से की है। रामपायली के शासकीय प्राथमिक शाला मरारी टोला में पहुंचकर एक युवक द्वारा 7 साल की एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी। स्कूल के प्रधान पाठक बताते हैं कि अजय मरार नामक युवक द्वारा स्कूल में अध्ययनरत 7 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की गई थी, जिसकी शिकायत उनके द्वारा थाने में की गई है। बिना परमिशन किसी को नहीं आने देते, पर ये गांव के पालक होने के नाते फिर भी वो जो है बाहर ही था, बाहर बाउंड्री बनी हुई नहीं है, वो ऐसी बिना परमिशन के वो आ गया। सर ये इस परिसर की जो है बाउंड्री बनाने की सूचना पंचायत को दे चुकी गई है, 1 बार नहीं 3 बार। पीड़िता के परिजन बताते हैं कि बच्ची के मुंह में चोट है। उसके द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा उसका मुंह को काफी देर तक दबा के रखा गया था। चिल्लाने पर स्कूल के लोग पहुंचे, तब जाकर वह वहां से फरार हो गया। रामपायली थाना प्रभारी कर्णिक श्रीवास्तव बताते हैं कि पीड़िता के परिजन और स्कूल के प्रधान पाठक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी गई है। जी आज हमारे पास दिन में ये एक रिपोर्ट आई है, जो कि प्रधान अध्यापक मरारी टोला के माध्यम से आई है, जिन्होंने बताया कि आज एक स्कूल में कल शाम की बात है कि एक अनाधिकृत रूप से आरोपी अजय ने प्रवेश किया और वो एक 7 साल की बालिका को अपने साथ लेकर ज़बरदस्ती खींचकर वॉशरूम की तरफ ले जा रहा था, गलत काम करने की नीयत से। तो जब वो बच्ची चिल्लाई तो प्रिंसिपल को उसकी आवाज़ आई। जब वो आए तो ये व्यक्ति वहाँ से कूदकर और भाग गया। तो इस मामले की जब हमारे पास रिपोर्ट आई तो हमने FIR दर्ज करी है पॉक्सो के तहत और 354 के तहत इसके ऊपर FIR दर्ज की गई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है व आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लालबर्रा नगर की सब्जी मंडी विगत कई वर्षों से विकास की राह तक रही है। अव्यवस्था का ऐसा आलम है कि बारिश की शुरुआत होते ही चौतरफा कीचड़ ही कीचड़ हो गया है और ऐसे माहौल में सब्जी विक्रेताओं को जमीन पर फट्टी बिछाकर सब्जी बेचने मजबूर होना पड़ रहा है। सब्जी मंडी की दुर्दशा का जायजा लेने पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि मार्केट की गलियों में गिचपिचाता कीचड़ फैला हुआ है, जिससे सब्जी खरीदने पहुंचने वाले ग्रामीणों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा गंदगी है अपना मार्केट, शहर का सबसे मेन मार्केट कहलाता है सब्जी मंडी। यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत है, एकदम कीचड़ है और आवागमन इसलिए व्यस्त है कि अपने सब्जी व्यापारी भाई लोग तो मेन दुकान रहने के बाद दुकानें बाहर लगाते हैं, इससे ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे। इसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। दुकान रह के भी दुकान बाहर लगा रहे हैं और जो पानी निकासी की जगह नहीं है। कीचड़ का कारण है कि पानी निकासी नहीं है, यहाँ से ऊपर का पानी जो आता है उसको बहाने के लिए निकासी की व्यवस्था नहीं है।
गुजरी चौक व अन्य गलियों में स्थित किराना जनरल स्टोर सहित अन्य दुकानों के सामने नीचे जमीन पर सब्जी की गुमठीनुमा दुकानें लग रही हैं, जिससे व्यापारी वर्ग को काफी परेशानी हो रही है। मौसम में आपकी दुकान सामने रहता है यहाँ, और क्या कीचड़ बहुत रहती है यहाँ, तो इसके लिए कोई प्रयास हुई है? कुछ पंचायत वाले करते नहीं कुछ यहाँ, और पानी भरा रहता है। तो क्या समस्या होती है? समस्या वही है, कीचड़ बहुत रहता है, पब्लिक नहीं है, व्यापार प्रभावित रहता है, मार्केटिंग नहीं रहती। सब्जी मार्केट में चहुं ओर गंदगी का आलम छाया हुआ है एवं व्यापारियों और दुकानदारों को सड़ांध मारती गंदगी और कीचड़ के बीच सामग्री का क्रय विक्रय करना पड़ रहा है। 15 साल से यहाँ पर दुकान चला रहा हूँ किराने की। अभी क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? अभी समस्या ये है कि जो बरसात का पानी आ रहा है उसकी निकासी नहीं हो रही बराबर, सही ढंग से पानी नहीं निकल रहा है यहाँ से। ग्राम पंचायत इसके ऊपर किसी प्रकार का कभी कोई ध्यान नहीं देती। 16 सालों से मैं बैठा हूँ यहाँ पर, 16 सालों में कभी किसी प्रकार का कोई सफाई कार्य या मुर्मीकरण या रेत किसी प्रकार का कुछ भी नहीं डाला गया यहाँ पर। बारिश का पानी हमारी दुकानों के यहाँ अंदर तक के आता है। कीचड़ और गंदगी का इस कदर आलम है कि दुकानों में बैठना मुश्किल हो रहा है। वहीं ग्राहक भी कीचड़ की वजह से दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। शासन प्रशासन द्वारा मत्स्य खेत पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद क्षेत्र में मछलियों का अवैध व्यापार बेखौफ होकर धड़ल्ले से किया जा रहा है। मछली व्यापारियों के द्वारा जहां तालाबों से निरंतर मछली मारने का दौर जारी है, वहीं मार्केट में मछली व्यवसायियों के द्वारा बेखौफ होकर मछलियों का विक्रय किया जा रहा है। लालबर्रा नगर मुख्यालय के मुख्य मार्केट में अवैध रूप से मछली का विक्रय किए जाने की स्थानीय दुकानदारों व व्यापारियों से शिकायत मिलने पर 5 जुलाई को जब पद्मेश की टीम ने जायजा लिया तो पाया कि मार्केट में लगभग 5-6 मछली व्यवसायियों के द्वारा दुकान लगाकर मछलियों का विक्रय किया जा रहा था। मार्केट में आने वाले ग्राहकों के आने जाने की जगह पर दुकानें लगाई गई थी, जिससे ग्राहकों को परेशानी हो रही थी। वहीं मछली दुकान की वजह से स्थानीय दुकानदार व व्यापारी परेशान नजर आए। परेशानी वही है, गंदगी में कोई विधायक नहीं बैठता, कोई खाते खाते उठते बैठ बन जाता है, वही एक जैसे सब जैसे। तो कितने साल से यहाँ पे दुकान है? कई साल से। जैसे लड़का है, कोई लड़का बच्चा नहीं रहा है जब से दुकान। नहीं तो आपने कभी ये दुकान पहले नहीं लगाने के लिए मना नहीं किया? कई बार मना कर। क्या बोलते हैं? कब बोली 1-2 रोज पुलिस वालों भी मना करता, फिराती बैठ। मटन मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष इमरान रंगरेज के द्वारा अवैध रूप से मछलियों के विक्रय की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस के मौके पर पहुंचते ही मछली व्यवसायी भाग खड़े हुए। वहीं पुलिस और मटन मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष के द्वारा अवैध तरीके से दुकान लगाने वाले मछली व्यवसायियों को सख्त हिदायत दी गई। बाइट खालिक रंगरेज, संघ अध्यक्ष। मछली व्यवसायियों को मुख्य मार्केट में बार बार दुकान लगाने से मना करने के बावजूद भी मछली की दुकानें लगा रहे हैं। अपनी मनमर्जी से रास्ते में बैठ जाते हैं, जिससे मार्केट में आने जाने वाले ग्राहकों को तो परेशानी होती ही है। ये मैं करीब 4-5 वर्षों से बैठा हूँ। तभी जैसे मार्केट की बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति है, न कभी सरपंच ख्याल करता है, न कभी कोई पंचायत का कर्मचारी आता है, ना कुछ होता है। इतना ज़्यादा है कि यहाँ हमारे बैठने दूबर हो गया है, कस्टमर तो बहुत दूर की बात हो गई। नहीं तो ये जो मार्केट है ये जनपद पंचायत के अधीन है? ये पंचायत के उस पर, जनपद पंचायत मंडी के उस पर, दोनों जगह की जगह कन्वर्ट। तो आप टैक्स भी पटाते हैं? हाँ, बाकायदा बाजार की वसूली करने आते हैं, हर हफ्ते बाजार का पैसा वसूल करके ले जाते हैं इन लोग। और प्रशासन द्वारा कोई सुविधा? प्रशासन द्वारा कोई सुविधा नहीं है। एक तो बाथरूम नहीं है, न यहाँ कीचड़ सफा, न झाड़ू लगती, न स्वीपर आता, कुछ नहीं होता भाई। ऊपर से मछली मार्केट है बाजू में, मार्केट की वजह से हम लोग इतना ज़्यादा परेशान है, बीमार हो जाते हैं। 8-8 दिन लोग खाना नहीं खा पाते यहाँ से अगर गुजर जाए, तो इतनी ज़्यादा गंदगी मचा के रखे इन लोगों ने। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की अदालत में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी
आसमान पिता आनंद कबीरे 23 वर्ष को दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 8 दिसंबर 2018 की सुबह 8 बजे नाबालिग छात्रा स्कूल जा रही थी, तभी बीएड कॉलेज के पास आसमान ने छात्रा को पकड़कर बुरी नियत से छेड़छाड़ की थी। में साक्ष्यों के कथन कराए गए। श्री केएल जिला अभियोजन अधिकारी श्री केएल वर्मा द्वारा साक्ष्यों कथन कराए गए सफलतापूर्वक और आज दिनांक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजेंद्र प्रसाद गुप्त द्वारा धारा 354 और 354D में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया और धारा 7/8 पास्को एक्ट में भी 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। धारा 323 भारतीय दंड विधान में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। देश में लगातार बढ़ती जा रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने, मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कड़ा कानून बनाकर उसे लागू किए जाने सहित मॉब लिंचिंग की घटनाओं में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज संगठन अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने झारखंड की मॉब लिंचिंग की घटना में मारे गए तबरेज अंसारी के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने सहित उनकी हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को सौंपे गए इस ज्ञापन में मुस्लिम समाज ने ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को मुल्क के लिए नुकसानदेही घटना बताया है। आपको बता दें कि किसी विशेष जाति की भीड़ तंत्र द्वारा किसी दूसरे जाति के लोगों को पीट कर मार देना मॉब लिंचिंग कहलाता है। पिछले 4 वर्षों में देश में मॉब लिंचिंग के 134 मामले सामने आए हैं, जिसमें भीड़ तंत्र द्वारा 68 लोगों की हत्या कर दी गई है। साथ ही मॉब लिंचिंग के इस मामले में 289 लोगों को अधमरा किया जा चुका है। देश में मॉब लिंचिंग की आखिरी घटना 22 जून को झारखंड में हुई थी, जहां कुछ जातिवादी लोगों ने तबरेज अंसारी नामक एक मुस्लिम युवक को खंबे से बांधकर उसे पीट कर मार डाला था। देश में लगातार बढ़ती जा रही मॉब लिंचिंग की इन घटनाओं के विरोध में मुस्लिम समाज अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल रहे। हम आज पूरे ज़िला और शहर के जिम्मेदार हजरात कायदाना हैसियत से ज़िला कलेक्ट्रेट एक मेमोरेंडम देने के लिए हाजिर हुए हैं और आज जो पूरे मुल्क और देश में मॉब लिंचिंग के नाम से दहशतगर्दी और आतंक फैलाने की जो एक नाकाम कोशिश की जा रही है, इस ताल्लुक से हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील मेमोरेंडम के ज़रिए कर रहे हैं कि ये जो मॉब लिंचिंग के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है, इस पर गवर्नमेंट सख्त कानून बनाए और अगर सख्त कानून है तो उसको बिना भेदभाव, बिना जाति और धर्म के उसको लागू करे। अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उस ज्ञापन में 4 पॉइंट के हैं और इसका विषय है विगत वर्षों से बढ़ती लाभ लिंचिंग भीड़ तंत्र द्वारा मारने के खिलाफ कठोर कानून बनाकर गृह युद्ध की तरफ बढ़ते कदम को रोकने के संबंध में है और पॉइंट इसमें 4 दिया गया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार को इंगित है और मैं इसको जिला प्रशासन की ओर से प्राप्त किया हूँ और मैं तत्काल इसको भारत सरकार को भेजूँगा और जो भी कार्रवाई होगी उसको मैं अवगत करूँगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान समय में अपनाई जा रही तबादला नीति को जिला पंचायत की अध्यक्ष रेखा बिसेन ने भेदभावपूर्ण बताया है। उनके अनुसार सरकार की जो नीति बनाई है उसके अनुसार जिला पंचायत सीईओ, कलेक्टर, प्रभारी मंत्री की भूमिका दिखाई देती है, लेकिन इसमें कहीं भी जिला पंचायत अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है, जो सीधे सीधे एक कूट रचित राजनीति का परिचय है। क्या है कि वर्तमान में कमलनाथ की जो सरकार है वो जिला पंचायत से भेदभाव कर रही है। उन्होंने, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी यदि सचिवों की ट्रांसफ़र हुए तो सामान्य प्रशासन के बैठक में मतलब वो सूची आती थी और अनुमोदन होता था, उसके बाद में ही सीओ, कलेक्टर ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन वर्तमान में अभी जो कमलनाथ जी की सरकार है उन्होंने जिला पंचायत को दरकिनार कर दिया है और उन्होंने उस मतलब सामान्य प्रशासन की बैठक में सूची को नहीं आने के लिए 4 तारीख को उन्होंने सामान्य प्रशासन की भोपाल की बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि सीओ जिला पंचायत
और जनपद सीओ और जिला पंचायत सीओ और सीधे कलेक्टर और पालक मंत्री के माध्यम से ट्रांसफ़र होंगे। तो हम लोग इसका मतलब विरोध कर रहे हैं कि जो भी मतलब ट्रांसफ़र नीति है, जो पहले की जो नीति थी उसी को रहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हमारे साथ। जबलपुर से स्थानांतरित होकर आई गायत्री कंवर ने आज विद्युत विभाग संभाग इकाई के कार्यपालन अभियंता के तौर पर पदभार ग्रहण किया। पद्मेश से चर्चा के दौरान कार्यपालन अभियंता श्रीमती कंवर ने कहा कि उन्होंने आज ही पदभार ग्रहण किया है और उनकी प्राथमिकता होगी कि संभाग के आखिरी गांव की आखिरी घर तक बिजली निरंतर पहुंचे। इस कार्य में कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग लिया जाएगा। वहीं कार्यपालन अभियंता के पदभार ग्रहण करने पर मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ जबलपुर से जुड़े पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं बैठक के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। आप सस्पेंड हुए हैं, तो ऐसे समय में यहाँ जो मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, बचना है। तो मैडम जी आपसे भी निवेदन है कि इस तरफ एकदम से अनावश्यक ऊपर से आपको प्रेशर आएगा और हम भी एकदम से कर्मचारी पे लोड ना दें। और इसके अलावा आपकी क्या शिकायत या आपकी क्या समस्या है, आप सब बैठे। संगठन की एक निश्चित परंपरा होती है कि जब भी कोई नया अधिकारी हमारे व्रत में या संभाग में पदस्थ होता है तो औपचारिक रूप से बिजली कर्मचारी महासंघ संगठन के जो भी सदस्य अपेक्षित होते हैं उनके साथ मिलकर औपचारिक रूप से उनका स्वागत करता है और एक परिचयात्मक बैठक होती है कि आने वाला अधिकारी चूँकि बाहर से आता है तो संगठन की रीति नीति कार्यकलापों को, यहाँ की गतिविधियों को सुगमता से जान सके और संगठन की जो क्षमता है, चाहे स्थानीय स्तर की बात हो या राष्ट्रीय स्तर की बात हो, जो संगठन की प्रमुख भूमिका है। संगठन निश्चित रूप से एक पुल का काम करता है प्रशासन और कर्मचारियों के बीच में। जो कर्मचारी अपनी मांग सीधे तौर पर अधिकारियों पर नहीं रख सकते, संगठन उनकी आवाज़ बनकर उनकी वाजिब मांगों को रखता है और पूरी तत्परता से और अपना सर्वश्रेष्ठ देकर उनकी समस्याओं को हल कराने की बात करता है। जिले के बहुचर्चित सराफा व्यापारी सुनील कांकरिया हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को झारखंड पुलिस ने यहां की अदालत में पेश किया, जिसे कोतवाली पुलिस ने पूछताछ के लिए 1 दिन की रिमांड पर लिया है। झारखंड पुलिस ने आरोपी राजू प्रसाद उम्र 35 वर्ष निवासी बाघबेड़ा नया बस्ती जमशेदपुर झारखंड, जो इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ जमशेदपुर से बालाघाट में 20 नवंबर 2017 की रात व्यवसायी सुनील कांकरिया के घर में अन्य आरोपी राकेश जैन, निर्मल अमर महतो जो कि बालाघाट जिले में बंद है, वहीं अन्य 3 आरोपी राजू प्रसाद, अभिषेक सिंह, अमित जमशेदपुर जेल में बंद हैं। मैं जो है जो सराफा व्यापारी की हत्या हुई थी उसमें वांछित आरोपी जिसका नाम जो है राजू प्रसाद जो है बालेश्वर प्रसाद है, ये बागबेड़ा जो है जमशेदपुर का रहने वाला है और कोर्ट में जनवरी में उसको प्रकरण में जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनके द्वारा जो है आरोपी में राजू प्रसाद का नाम बताया गया था। काफ़ी दिनों से जो आरोपी के विरुद्ध प्रोडक्शन वारंट जारी कराया जा रहा था। आज दिनांक को जो है झारखंड पुलिस के द्वारा जो है कोर्ट में जो प्रोड्यूस किया गया राजू प्रसाद को माननीय न्यायालय से अनुमति पश्चात जो है आरोपी का पुलिस रिमांड लिया गया है। अरे अब तक के कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके इस मामले में? अभी तक जो है 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 2 आरोपी से। बीते एक पखवाड़े से देश के आम और खास व्यक्ति की नजर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले बजट पर थी। 5 जुलाई को जैसे ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का वाचन किया तो उसके साथ साथ हर वर्ग के लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। जिसे कुछ मिला वह खुश था, जिसे कुछ नहीं मिला वह खुश नहीं दिखाई दिया। चलिए आम बजट पर देखते हैं पद्मेश न्यूज की विशेष कवरेज। विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन बताते हैं कि उन्होंने बजट क्यों ज्यादा सुना नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री ने बहुत सोच समझ के बजट तैयार किया होगा। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम पर उन्होंने कहा कि इसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। कि मोदी जी ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारी कैबिनेट ने जो बजट बनाए राष्ट्र के विकास को दृष्टिगत रखते बनाए, जनता के कल्याण को दृष्टिगत रखते बनाए और कोई बड़ा बोझ हमने राष्ट्र की जनता पर नहीं डाला है। पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा
पेट्रोल डीजल का महंगे का संबंध बजट से नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार में उतार चढ़ाव आता है उस समय में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं घटते हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेता बताते हैं कि यह बजट बहुत अच्छा है, हर वक्त का ख्याल रखा गया है, निश्चित ही इसका लाभ सभी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई है। दोबारा सत्ता में आई ही इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीबों के लिए और जनता के लिए विशेष तौर से उन्होंने सुविधाओं के लिए अधिक से अधिक काम किया है और उसी का प्रतिफल है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार फिर से, और उसके दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था। और इस बजट में बहुत सारी दो बातें हैं ही। देश को सुरक्षा को सक्षम बनाने के लिए है, शिक्षा के क्षेत्र में, और सभी को कहीं ना कहीं उन्होंने सुविधाएं प्रदान की है। वैसे ही जो 5 लाख तक का जो कई सालों से लोगों की मांग थी, अंतरिम बजट में उन्होंने किया भी था, उसको स्थायी कर दिया है कि 5 लाख तक का अब किसी को भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसी प्रकार से 2 करोड़ तक की आय जो थी उसमें किसी प्रकार की टैक्स में कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं, जो स्लैब था उसी के अनुसार चलेगा। ये जरूर है कि 2 करोड़ से ऊपर की आय वालों से थोड़ा उनके ऊपर कुछ लगाया है, करीबन 3% और 5 करोड़ से ऊपर में 7%। प्रधानमंत्री जी आज बजट आया है। हमारी यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसको रखा है, तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई भी देना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि बजट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करने में सहायता मिलेगी। सबसे पहले तो ज़रूरी है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, और दूसरी बात महत्वपूर्ण जो है कि हमारे यहाँ जो रियल इस्टेट था जो डंप हो गया था उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने 20 से पूरे संस्थाओं को ख़त्म करके सीधे उसको जो RBI से जोड़ा है। मुझे लगता है कि इससे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास होगा। क्षेत्र के विकास से रोज़गार भी बढ़ेगा, इनकम भी होगी और अर्थव्यवस्था को एक गति भी मिलेगी। फिर जैसा कि हम देख रहे हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन जो आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है उसके उपयोग पर GST के स्लैब को कम किया है, तो इससे भी फ़ायदा दिख रहा है। और सबसे बड़ी जो मैं उसको इस बजट में बात समझ में आई वह है कि यह बजट पूरी तरीके से किसानों पर, गरीबों पर और विकास के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है, और इससे विकास को बहुत गति मिलेगी। स्टार्टअप योजना कांग्रेस के नेता इसे लोक लुभावन बजट बताते हैं। वे सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि यह बजट आम जनता के लिए नहीं है। पूरी तरीके से बजट लुभावना बजट है। जिस प्रकार से चुनाव आने के पूर्व में ये भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रवाद की बात कर रही थी और राष्ट्रवाद की बात करके पूरे चुनाव भर में जवानों को लेकर जो पोखंड दिखा रहा था, ये पूरे बजट के अंदर में आपने देखा जवानों के हित के लिए कुछ है, कोई योजना है, कुछ नियम है, कुछ नहीं। जहाँ महंगाई बस को कम करने की बात करी, चुनाव निपट गया और आपने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, डीजल का रेट बढ़ा दिया। मिडिल क्लास का आदमी जहाँ था वहाँ और धंसता चला गया। यहाँ गरीबों के लिए कोई नई योजना नहीं है। उन्हीं योजनाओं को प्रफुल्लित करके शोबाजी करके दिखावे की का बजट दिखाया गया है और इससे अलावा और कुछ नहीं किया इन्होंने। बस काम निकल गया, चुनाव निकल गया और बढ़िया बजट देंगे, मिडिल क्लास को देंगे। आदमी, व्यापारी आदमी भी अगर साल भर के अंदर में 1 करोड़ रुपए का अगर अपने खाते से पैसा निकालता है तो 2 लाख रुपए टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा देता है। अपनी मेहनत की, अपनी कमाई की व्यापारियों को किस प्रकार से शोषण किया है इस बजट ने, उससे आप अंदाज लगा लो कि 2 लाख रुपए साल का मतलब 17,000 रुपए महीने का सिर्फ अपना पैसा जो बैंक में जमा करेगा और उसको जो निकालेगा उसका पैसा सिवाय लूट मारी करने के, गुमराह करने का, इस देश की जनता को लुभावने तरीके से दिखावा की राजनीति करके ऐसी ऐसी योजनाएं ला रहे। 161 कंपनियों को प्राइवेट निवेश करने की योजना जो इस केंद्र की सरकार कर रही है। जिस प्रकार से आपने देखा BSNL की योजना को काट के अंबानी को लाभ उठाने के लिए उन्होंने जो
जहां टेलीफोन का दूरसंचार। अनाज व्यापारी सुरेश बागरेचा बताते हैं, बजट में छोटे लोगों के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास बजट से पूरी तरह से दूर है। जो अधिक टैक्स पटाता है उस पर और अधिक टैक्स लाद दिया गया है। व्यापारियों के लिए कोई छूट नहीं है, मिडिल क्लास को भी कोई छूट नहीं है। बड़े लोगों को जो ज़्यादा टैक्स पटाते हैं, इनकम टैक्स, उनके पर और टैक्स लादा गया है। जबकि होना ये चाहिए कि जो ज़्यादा टैक्स पटाता है उसको राहत मिलनी चाहिए। तो जो चोरी करने वाला है वो चोरी करे, और जो स्वार्थभावी से व्यापार कर रहा है और इनकम टैक्स पटा रहा है उस पर और टैक्स का रेशो बढ़ा दिया जाता है। जबकि नियम ये होना चाहिए कि ईमानदारी की बात, जो जितना कम टैक्स मतलब इनकम दिखाता है उसको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, और जो जितनी ज़्यादा इनकम दिखाता है उसको टैक्स का रेशो कम होना चाहिए। इससे हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। राहत कोई व्यापारी क्या राहत है? जीएसटी हमको जो देना, हम लोगों को तेल में वो जीएसटी हम दे रहे हैं, तो राहत की कोई बात ही नहीं हमारे लिए, तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जीएसटी में कोई बदलाव नहीं, कोई कुछ नहीं है। बल्कि इस बजट को इस ढंग से बताया गया है कि जैसे मान लो उनको तेल में ड्यूटी बढ़ाना है तो बजट में भी ड्यूटी नहीं बढ़ाए, लेकिन ये पक्की बात है कि वो आने वाले समय में महीना 2 महीने में तेल पे ड्यूटी बढ़ा देंगे। क्योंकि अभी बजट में अगर ड्यूटी बढ़ाते हैं तो लोग बोलेंगे तेल महंगा हो गया, तो वो बाद में उसको, तो आजकल सरकार क्या करती है कि बजट के बाद भी टैक्स बढ़ा देती है, बजट खराब नहीं दिखेगा। पेट्रोल और डीजल पे 1 रुपया बढ़ाती है तो वाजिब है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन उससे कोई राहत भरी बात नहीं। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल का रेट सरकार ने बढ़ाकर व्यापार को और अधिक महंगा कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पर जाएंगे तो हर चीज के दाम पर जाएंगे। आज जो केंद्रीय सरकार का बजट आया है उसमें देखने में ऐसा लग रहा है कि व्यापारियों को कुछ राहत दी गई है। उन्होंने व्यापारियों के लिए योजना चालू की है, पेंशन स्कीम, और उसमें ये बताया है कि 1.5 करोड़ तक का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को पेंशन दिए जाने की योजना सरकार ने घोषित की है। उसमें ये क्लियर नहीं किया है कि 1.5 करोड़ तक का व्यापार करने वाले व्यापारियों में सिर्फ जीएसटी धारक व्यापारी होंगे या ऐसे भी कारोबारी होंगे जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है, क्योंकि उनको जीएसटी का नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो जो व्यापारी हैं वो जो राहत दी है सरकार ने पूरे व्यापारियों को दी है या सिर्फ जीएसटी धारक को दी है, ये इससे क्लियर नहीं है बात। दूसरा, उन्होंने 2% की छूट छोटे कारोबारियों को कर्ज में देने की बात की है। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कर्ज पे ब्याज जो देते हैं उस पर 2% की छूट मिलेगी या कर्ज पर 2% की छूट मिलेगी, और उसमें भी सिर्फ राशि जो उन्होंने रखी 350 करोड़ रुपए की। मुझे लगता है कि राशि बहुत कम है और इससे व्यापारियों को ज़्यादा लाभ नहीं होगा। सर, अगर बड़े व्यापारियों की बात करें तो बड़े व्यापारियों के लिए किस तरीके का है ये? कुल मिला के बजट बहुत ज़्यादा व्यापारियों को राहत देने वाला समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर 1 रुपये लीटर का कर लगा दिया है, उससे कुल इफेक्ट ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 रुपये का इफेक्ट पर लीटर पे बैठेगा, और उससे व्यापार को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ेंगे, कीमत व्यापार में लागत बढ़ेगी और इससे महंगाई बढ़ेगी। सराफा व्यापारी ज्ञानचंद बाफना बताते हैं कि बजट में सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। यह कस्टम ड्यूटी व्यापारी पर नहीं पड़ती, अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहक को पड़ती है। वे बताते हैं कि इस तरह की कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने से यही प्रतीत होता है कि सरकार का खजाना खाली है और सरकार इस तरह से कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर खजाने को भरने की तैयारी कर रही है। देखिए, कस्टम ड्यूटी जो बढ़ती है ये व्यापारी पे नहीं बढ़ती, इनडायरेक्टली ये तो कंज्यूमर जो होता है उसके ऊपर बढ़ती है। जब कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी तो उसमें भाव बढ़ेंगे, क्योंकि टैक्स रूप में जब ज़्यादा पैसा जाएगा उसके भाव बढ़ेंगे, और वो भाव बढ़ने के बाद जो खरीदार है उसके ऊपर ये ड्यूटी का प्रभाव आता है। और ये जो बढ़ाई गई है ड्यूटी, इसकी तो क्यों बढ़ाई गई है ये तो सरकार ही जाने।
जैसे पेट्रोल पे डीजल पे 1-1 रुपया बढ़ा दिया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार का खजाना खाली हो और कहीं ना कहीं से पूर्ति करना हो, तो इस प्रकार की ड्यूटी बढ़ाने की स्थिति बनती है, क्योंकि किसी प्रकार की अन्य कोई राहत तो दी नहीं गई है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे टैक्स का स्लैब हो या अन्य क्षेत्रों, किसी में भी किसी प्रकार की कोई सहूलियत दी नहीं गई है। और सोने चांदी से और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से निश्चित ही जो उपभोक्ता है इस पर इसका असर आएगा और महंगाई बढ़ेगी। सरकारी कर्मचारी इत्यादि क्षेत्र के जो लोग हैं उनको तो महंगाई भत्ते से उसकी क्षतिपूर्ति होगी, लेकिन आम जनता को इस महंगाई बढ़ने का जो असर है, व्यापक असर देखने में मिलेगा और उनको इसकी मार झेलनी। अन्नदाता किसान संगठन के जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर श्रीवास्तव बताते हैं कि देश का 50% व्यक्ति खेती किसानी से जुड़ा है, उसके बाद भी सरकार ने इतने बड़े वर्ग का ध्यान नहीं रखा। सबसे बड़ी बात तो ये है साहब, किसानों को जो बजट में दिया है बहुत छोटी राशि है, क्योंकि देश का लगभग 50% समुदाय कृषि से संबंधित है और उसको दी हुई राशि बहुत नगण्य है और वह भी सीधे किसान को मिलने वाली नहीं है। किसानों के पीछे जो एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सरकार उनके पास जाता है पैसा, किसानों को कोई राहत नहीं है। भारत सरकार ने अभी तत्काल समर्थन मूल्य बढ़ाया है धान का और अन्य खनिजों का और उत्पादों का, वो 3% के आसपास बढ़ा है और उसी के साथ साथ जो कृषि कार्य में लगे हुए अन्य साधन हैं, इन लोगों के खाद बीज वगैरह, वो लगभग 10% बढ़ गए हैं। तो 3% अनाज की कीमत बढ़ने पर और 10% नुकसान होने पर हमें क्या फ़ायदा हुआ? किसान को तो कोई लाभ नहीं हुआ। किसान तो निश्चित रूप से दरिद्रता की ओर जा रहा है। दूसरी बात, किसान से जब सरकार समर्थन मूल्य में अनाज लेती है, जो कि लागत मूल्य से आधे से भी कम है, और उससे जब केवल इसलिए लेती है कि साहब गरीब लोग भूखों न मरें, अनिवार्य संसाधन है ये, इसीलिए इसको सस्ता होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए, परंतु जो किसान के लिए आवश्यक पेट्रोल डीजल यंत्र वगैरह हैं, वह भी तो किसान को सस्ते मिलना चाहिए, वो भी लगभग आधी कीमत में मिले। यदि पेट्रोल कीमत आज 70 रुपये है तो किसान को 35 रुपये में मिलना चाहिए, तब हमसे आप हकदार हैं लेने के। नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी बताते हैं कि जितना बड़ा मैंडेट देकर आम जनता ने भाजपा की केंद्र में सरकार बनाई थी, उसके आधार पर लग रहा था कि सरकार आम जनता का ख्याल रखेगी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने जो आज बजट पेश किया है, यह बजट जिस प्रकार से इतना बड़ा मैंडेट सरकार को मिला, उस हिसाब से आम जनता को बहुत उम्मीद थी कि उनके हिसाब का बजट आएगा, लेकिन आम जन इस बजट से पूरी तरह निराश है। आम लोगों को दैनिक उपयोग में लगने वाली जो वस्तुएं, वो कहीं भी उसकी महंगाई नहीं घटी है, बल्कि डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा करके महंगाई बढ़ाने का कार्य किया गया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने से अन्य चीज़ों के परिवहन में और उसमें इफेक्ट पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। इस बजट में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत उम्मीद लगा के युवा बैठे थे कि बजट में उनके हिसाब से बहुत कुछ मिलने वाला है। न किसानों के लिए कुछ है, न एक मिडिल क्लास के लिए बजट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आम नागरिकों को इसका फ़ायदा मिले। कुल मिलाकर के बजट ने आम जनता को निराश किया है। इस बजट के बाद चाहे लोगों का मिला जुला रुख हो रहा हो, लेकिन युवा और छोटे व्यापारी को पेंशन दिए जाने की खबर से उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। बहुत अच्छी योजना है जो छोटे व्यापारियों के लिए बहुत लाभदायक है, और ये जो पेंशन योजना जो लागू की है छोटे व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी है, और पहली सरकार जो है जो बजट पास की है, और ये बजट जल्द से जल्द लागू किया जाए। मतलब ये जो घोषणा जो की है सरकार ने, ये क्या अवश्य फायदेमंद रहेगी? हाँ, बहुत फायदेमंद रहेगी। ये पहली सरकार है जो ऐसे बजट आम लोगों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए जो बजट लाया है, बहुत बेस्ट बजट है ये। आप खुश हैं इसमें? इससे बहुत खुश हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं आम आदमी की, जिसे बजट के साथ पेट्रोल के दाम बढ़ते ही चिंता सताने लगी। पेट्रोल के दाम 1 रुपये बढ़ गए। चलिए उनकी जुबानी, उनकी परेशानी। सर बाहर कैसे नहीं बढ़ेगा सर, अपना गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा। गाड़ी चलाएगा क्या, पैदल से चलें सर, तो बराबर है। तो क्या होना चाहिए था जैसे इस बजट में? सर बजट इतना हाई चल रहा है, उसको तो हर लेवल पे आना चाहिए सर, मतलब मीडियम होना चाहिए। मतलब ये राहत भरा बजट नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देने वाला होना चाहिए ना, ज़्यादा क्यों होना चाहिए, कम होना चाहिए।
तो कैसा करेंगे? जैसे पेट्रोल तो महंगा हो जाएगा, गाड़ी बेच देंगे, साइकिल चलाएंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सराफा व्यापारी सुनील कंकरिया हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। कमलनाथ सरकार पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने लगाए भेदभाव के आरोप। केंद्रीय बजट पर वर्ग की अलग अलग प्रतिक्रिया। लामता महाविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। रामपायली में नाबालिग से छेड़छाड़ कर आरोपी फरार। मारुति स्कूटी की टक्कर से घायल नागपुर रेफर। बस मोटरसाइकिल में टक्कर से एक घायल। और छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balakhatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।